today's topic is principles and techniques of scientific management. अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है कि जो भी काम करना है उसको साइंटिफिक मैनर में करना है, सोच समझ के करना है कि किस तरह से जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाए कि प्रोडक्शन ज्यादा हो और कॉस्ट जो है वो कम हो, टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम हो उसमें, और जो आउटपुट हो वो ज्यादा हो, प्रॉफिट जो हो वो ज्यादा हो। तो जो भी काम है वो साइंटिफिक मैनर में करना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो प्रोपाउंडेड बाय F.W. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फ्रेडरिक विंसलो टेलर जो थे वो चीफ इंजीनियर थे यूएसए की कंपनी में। उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो दिए हैं। तो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फर्स्ट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। बोला है कि जो भी काम करना है उसको साइंटिफिक तरीके से करना है। उसके लिए जो ओल्ड टेक्निक्स हैं, नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जो पहले से ट्रेडिशनल, मतलब पहले से जो जिस काम को जैसे करते आ रहे हैं उसी तरीके से नहीं करना है। उसमें जो टेक्निक्स यूज की जाती थी वही टेक्निक्स जो है वो यूज नहीं करनी है, बल्कि जो न्यू टेक्निक्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो वर्क है वर्क कैसे करना है, साइंटिफिक मैनर में करना है, और ओल्ड टेक्निक्स को उसको फॉलो नहीं करना है, न्यू टेक्निक्स के अकॉर्डिंग जो है वो काम करना है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसका मतलब है कि जो काम है वो साइंटिफिक मैनर में करना है, ओल्ड टेक्निक्स को फॉलो नहीं करना है, न्यू टेक्निक्स के हिसाब से उनको फॉलो करके काम को करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, मतलब हार्मोनी होनी चाहिए, मतलब एक कॉपरेशन होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए किसके बीच? मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच, ना कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने चाहिए। जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैनेजर और वर्कर्स, तो जो मैनेजर्स और वर्कर्स होते हैं वो उनका डायरेक्ट अटैचमेंट होता है जो भी वर्क परफॉर्म किया जाना है उससे। तो बोला कि उनके बीच अगर तालमेल नहीं होगा तो और कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। अगर वही काम जो है एक सिस्टमैटिकल मैनर में हो रहा है, ठीक है, सभी को पता है कि ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, वर्कर्स को टाइम और साथ में वर्क जो है वो अलॉट कर दिया गया है, साइंटिफिक मैनर में जो है काम दे दिया है, तो उसमें क्या होगा? हार्मोनी, मतलब कॉपरेशन होगा। मैनेजर्स और जो वर्कर्स होंगे, मैनेजर और वर्कर्स जो भी होंगे वो अच्छे से काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, और जो उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे वो नहीं होंगे। तो जो टेलर है वो बोलता है कि इसमें जो भी काम किया जाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनमें क्या होना चाहिए? तालमेल होना चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। अब कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल का मतलब है टेलर हैज suggest that the manager and the worker should jointly determine the standard। अब टेलर बोलता है कि यहाँ पे जो मैनेजर्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनको जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड मतलब प्लान करना, ठीक है, उनको क्या है कि उनको स्टैंडर्ड जो है वो इकट्ठे मिलके डिटरमाइन करने चाहिए। दिस इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, ये क्या इंक्रीज करेगा? वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी उससे, और साथ में इंक्रीज होगी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वर्कर। अब वो बोलता है, टेलर बोलता है कि अगर वो कॉपरेशन से काम करेंगे, ऐसा नहीं देखना है कि वहां पे इंडिविजुअली किसको प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में ये नहीं देखना है, कॉपरेशन से काम करना है। तो वो बोलता है कि जो भी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको, मतलब जो मैनेजर्स हैं और जो वर्कर्स हैं उनको ज्वाइंटली
डिटरमाइन करें। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्वॉल्वमेंट जो है वो इंक्रीज होगी। फोर्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू his or her greatest efficiency and prosperity. Development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. The efficiency of each and every person should be taken care of right from his selection. हर किसी की जो efficiency है वो should be taken care of right from the selection. जब उसकी सिलेक्शन की जा रही है तभी से जो है वो सेट की जानी चाहिए। तो उसमें जो है a proper arrangement of everybody's training should be made. जब भी उनकी ट्रेनिंग की जाएगी वर्कर्स की तो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए और उनके इंटरेस्ट और एबिलिटी के हिसाब से उनको काम दिया जाना चाहिए। तभी जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी एफिशिएंसी जो है और डेवलपमेंट जो है वो हो सकती है। तो जो टेलर है वो ये बताता है कि फोर्थ जो प्रिंसिपल है वो उसमें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। फोर्थ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो काम दिया जाना है, उनकी जो सिलेक्शन हो रही है, ठीक है, और उनको जो वर्क दिया जा रहा है, जिसके लिए उनकी सिलेक्शन की जा रही है, वो उनके एबिलिटी और टेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, उसके लिए टेलर है यहां पे, उसके लिए तो द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ राइट फ्रॉम हिज सिलेक्शन। सिलेक्शन के टाइम ही उसकी एफिशिएंसी पर ध्यान रखना चाहिए और प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ एवरीबॉडीज ट्रेनिंग शुड बी मेड। एक प्रॉपर ट्रेनिंग जो है वो हर किसी को प्रोवाइड की जानी चाहिए, उसकी एबिलिटी और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम दिया जाना चाहिए वर्कर्स को। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाया हुआ है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस जो हैं, टेक्निक्स जो है वो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट टेक्निक जो है, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो टेक्निक है और एफडब्ल्यू टेलर ने जो दी है, वो फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मनशिप। अब फंक्शनल फॉर्मनशिप का मतलब क्या होता है? दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ये जो फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन की, ये किस पे बेस्ड है? कौन सा प्रिंसिपल जो है वो जिस पे बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? स्पेशलाइजेशन एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि एक काम जो है वो अगर कोई पर्सन बार बार उसी काम को करेगा तो उसमें क्या होता है, वो एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? स्पेशलाइजेशन। तो ये जो आपका फंक्शनल फॉर्मनशिप है वो टोटली बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पे। अब यहां पे एक चार्ट बनाया गया है, उसमें फैक्ट्री मैनेजर है। फैक्ट्री मैनेजर जो है फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसमें जो लोग बताता है कि जो प्लान है, प्लान में वर्कर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको प्लानिंग का बर्डन नहीं देना चाहिए। एक फैक्ट्री मैनेजर जो है उसको फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट है प्लानिंग डिपार्टमेंट और सेकंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी 4 लोग जो हैं वो रखे जाते हैं और यहाँ पे भी उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 लोग रखे गए हैं, ठीक है। वही काम जो है वो अपना अपना काम देखेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स जो है वो काम करेंगे। अब फर्स्ट है प्लानिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट होगा रूट क्लर्क, ठीक है। रूट क्लर्क क्या बताएगा? रूट क्लर्क बताएगा कि फर्स्ट कौन सी यूनिट जो है वो पहले बनानी है, कौन सी यूनिट जो है वो सेकंड। सीक्वेंस बताएगा कि कैसे काम करना है, किस सीक्वेंस में, किस सिस्टम में काम करना है, वो रूट क्लर्क बताएगा कि पहले ये काम करना है, सेकंड पे ये काम होना चाहिए, ये यूनिट पहले बननी चाहिए, ये यूनिट दूसरे नंबर पर बननी चाहिए। वो क्या बताएगा? सिस्टमैटिक काम, मतलब एक सीक्वेंस में काम होगा, वो
ये बताएगा रूट क्लर्क। सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या बताएगा, वो इंस्ट्रक्शन देगा कि इस तरह से काम करना है। नेक्स्ट है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। जो टाइम जो क्लर्क, ये वाला क्लर्क जो है वो टाइम, किसी भी पर्टिकुलर वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा और कितनी कॉस्ट लगेगी उस वर्क को करने में, वो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बताएगा। नेक्स्ट है डिसिप्लिन ऑफिसर। अब ये डिसिप्लिन ऑफिसर जो है वो ये देखेगा कि काम जो है वो सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, वो डिसिप्लिन ऑफिसर देखेगा। तो इसमें जो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो कौन से लोग, चार लोग आते हैं, कौन से होंगे, वो रूट क्लर्क होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क होगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क होगा और डिसिप्लिन ऑफिसर होगा। अब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सबसे पहले होगा गैंग बॉस। तो गैंग बॉस क्या करेगा, गैंग बॉस जो है वो ऑर्गेनाइज करेगा थिंग्स को, जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यहां से कहां से जो चीजें जो यूज होनी है वो कहां से अरेंज करनी है, वो गैंग बॉस देखेगा, उनको अरेंज करेगा। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि जो टाइम और जो एक डिटरमाइन किया गया है कि इस टाइम के अंदर जो है ये काम होना चाहिए, यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो वो उस स्पीड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो स्पीड बॉस देखेगा। नेक्स्ट है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस जो है उसका क्या काम होता है, रिपेयर बॉस जो होता है ये देखता है कि जो मशीनरीज हैं, मशीनरी जो भी मशीन्स लगी हुई हैं, ये टूल्स लगे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है, वो उसका काम होता है वो चेक करना, कि वो देखेगा कि जितने भी टूल्स और मशीनरीज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उनकी तरफ ध्यान रखता है वो। और जो इंस्पेक्टर होता है, नेक्स्ट है इंस्पेक्टर, वो ये देखता है कि जो भी यूनिट्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो गुड क्वालिटी के हैं या नहीं है, तो ये काम होता है इंस्पेक्टर का। अगर वर्कर्स जो है इन सभी के अंदर काम करते हैं तो जो काम होगा, जो वर्क होगा वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट होगा, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। और अगर इस तरह से अगर वर्कर्स काम करते हैं, इन 8 लोगों की इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है इन फ्यूचर या जो भी रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, उसको प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले फैक्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी 4 लोग रखे जाते हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी 4 लोग रखे जाते हैं। प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिन ऑफिसर होता है। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में गैंग बॉस होगा, ठीक है, वो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करेगा, मतलब जो जरूरी चीजें होती हैं वो ऑर्गेनाइज करेगा। स्पीड बॉस क्या देखेगा कि जो टाइम फिक्स किया गया है, डिटरमाइन किया गया है, उसके उसी मतलब जो स्पीड है उस काम को करने की, उसको देखेगा। और नेक्स्ट होगा रिपेयर बॉस। तो रिपेयर बॉस क्या देखेगा कि टूल्स और मशीनरी जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। और इंस्पेक्टर देखेगा कि जो भी प्रोड्यूस किया जा रहा है वो गुड क्वालिटी का है या नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वर्कर्स काम करेंगे। इन 8 लोगों के हेल्प से अगर काम करते हैं, इनकी इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो है वो रन कर रही है और प्रॉफिट अर्न करेगी। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, इट मींस सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। इसका मतलब है सेकंड जो टेक्निक है एफडब्ल्यू टेलर ने दी है वो है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। वर्क का काम का क्या करना, स्टैंडर्डाइजेशन करना। इट मींस सेटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सेट करने, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो एक्टिविटीज, जो एक ही एक्टिविटी थोड़ी होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। तो डिफरेंट एक्टिविटीज के स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। अब सबसे पहले किसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना, फॉर रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए, कितना यूज करना है, ठीक है, रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करना। मशीन्स कैसे होनी चाहिए, कितनी मशीन्स की जरूरत है,
ठीक है, मशीनरी के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, टूल्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, टेक्निक्स कौन सी यूज करनी है, नेक्स्ट है टेक्निक्स, तो टेक्निक्स का स्टैंडर्ड सेट करना कि कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूज होंगी, और कंडीशंस ऑफ वर्क, जो वर्क की कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी होंगी, एसेट्रा। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क में डिफरेंट एक्टिविटीज के जो स्टैंडर्ड हैं वो सेट किए जाते हैं, और डिफरेंट एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल, मशीन्स, टूल्स, टेक्निक्स, कंडीशंस ऑफ वर्क, ठीक है, इनमें क्या करना, इनके स्टैंडर्ड जो है वो सेट करना, इसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। ये भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है इट मींस पुटिंग एन एंड टू द अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटी, साइज और वेट एक्सेट्रा। अब इसमें जो सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन में ये बताया जाता है कि जो अगर कोई काम किया जा रहा है, ठीक है, उसमें जो अननेसेसरी टाइप्स हैं, क्वालिटीज हैं, साइज हैं, उनको क्या कर देना, खत्म कर देना, ठीक है, पुटिंग एन एंड। जो भी अगर कोई एक काम किया जा रहा है उसके लिए जो उसमें जो एक्स्ट्रा या अननेसेसरी टाइप्स, क्वालिटीज हैं वो क्या कर देने, इलिमिनेट कर देने। अब फॉर एग्जांपल एक शू मेकिंग कंपनी है, ठीक है, वो शूज बनाती है डिफरेंट साइज के, तो उसमें से जो है जैसे वो शूज बना रही है 0 साइज, 1 साइज, 2 साइज, 2.5, 2.75 साइज, ऐसे करके बना रही है, ठीक है। तो उसमें टेलर बताता है कि जो अननेसेसरी, अब देखो पॉइंट्स में बना रही है, ठीक है, तो ऐसे कुछ शूज जो है, साइज, शूज के जो साइजेस हैं जो बहुत कम सेल होते हैं, ठीक है, तो जो कम सेल हो रहे हैं उनको क्या करना, टेलर बोलता है कि ऐसे शूज जो साइजेस हैं वो बनाने ही नहीं, क्योंकि उनको बनाने में क्या हो रहा है, खर्चा भी ज्यादा आ रहा है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है। तो अननेसेसरी जो यूनिट्स हैं वो क्या कर देने, एलिमिनेट कर देने, उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो टेलर यहाँ बताता है कि जो अननेसेसरी क्वालिटीज हैं, साइज है, टाइप्स हैं, वो क्या कर देने, एलिमिनेट कर देने, निकाल देना। उससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा, ठीक है, और कॉस्ट भी कम आएगी। तो ऑर्गेनाइजेशन यही ऑर्गेनाइजेशन में मेन जो है वो यही उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि टाइम भी कम लगे, कॉस्ट भी कम हो और प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो। तो टेलर ये बोलता है कि सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, जो अननेसेसरी चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं उनको क्या कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो ये बताता है कि जो शू कंपनी है वो जैसे पॉइंट मतलब अलग अलग साइजेस के शूज बनाती है, जो शूज जो है वो बहुत कम जो है सेल होते हैं उनको वो प्रोड्यूस ही ना करे, ठीक है, तो वो अननेसेसरी साइजेस जो है वो प्रोड्यूस ना करे, तो उससे प्रॉफिट होगा और उसको बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन फोर्थ है मेंटल मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू पर्टिकुलर एक्टिविटी। अब मेथड स्टडी क्या होगा, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाई करना किसको, मोस्ट सुटेबल वे, मतलब कौन सा सबसे बेहतर वे है जिससे एक पर्टिकुलर एक्टिविटी जो है उसको किया जा सकता है, परफॉर्म किया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी में ये देखा जाता है कि कौन सी एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है उसको किस मेथड से या किस वे से किया जाए कि सबसे कम उसमें कॉस्ट हो। इसके लिए क्या होगा, टू कंडक्ट दिस स्टडी प्रोसेस चार्ट एंड ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स आर यूज्ड। अब इस स्टडी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, इस स्टडी जब ये कंडक्ट की जाती है मेथड स्टडी, तो उसके लिए प्रोसेस चार्ट चाहिए होता है और साथ में ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है। इस मेथड, ये जो मेथड स्टडी है इसका मेन मोटिव है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी एंड लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है मेथड स्टडी का मतलब है कि कोई भी काम जो है उसको सिंपल से सिंपल तरीके से किस तरह से इजी से तरीके से कैसे किया जा सके, वो जो है वो मेथड जो है आइडेंटिफाई करना, मोस्ट सुटेबल वे टू डू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी को किस तरह से इजी तरीके से किया जा सके, उसको बोलते हैं मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी के लिए क्या चाहिए होता है? प्रोसेस चार्ट। उसके लिए जब भी स्टडी कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए यूज होता है प्रोसेस चार्ट और साथ में ऑपरेशनल रिसर्च टेक्निक्स। ये आपको एमसीक्यूज आते हैं, इसलिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या करना होता है? मिनिमाइज करना होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। जो कॉस्ट आ रही है उसको क्या करना? मिनिमाइज करना, कम से कम कॉस्ट हो। और साथ में मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड लेवल्स ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो मैक्सिमाइज हो, मतलब अच्छी हो, और जो लेवल ऑफ कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या हो? ज्यादा हो। तो ये मेथड स्टडी के ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट है मोशन स्टडी। मोशन क्या होता है? मोशन होता है मूवमेंट। ठीक है, मोशन का मतलब है मूवमेंट। इट रेफर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशन बीइंग परफॉर्म बाय वर्कर्स एंड मशीन्स व्हाइल डूइंग जॉब। जब भी कोई काम किया जाता है, मोशन स्टडी, ठीक है, जब भी कोई काम किया जा रहा है तो उसमें क्या होगा? वर्कर्स जो है वो उनकी मोशन तो होती है, ठीक है। तो इसमें मोशन स्टडी में बोला हुआ है कि जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं वर्कर्स की और मशीन्स की, ठीक है, मोस्टली वर्कर्स की जो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना, ठीक है, निकाल देना उनको। अगर जो वर्कर है, ठीक है, अगर वो काम से इधर मूव कर रहा है तब तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही है, वो काम से जा रहा है। बट अगर एक वर्कर दूसरे वर्कर की तरफ मूव कर रहा है और सिर्फ बातें करने के लिए मूव कर रहा है तो वो अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं, तो उनको क्या कर देना? एलिमिनेट कर देना। तो वो क्या है? मोशन स्टडी। तो मोशन स्टडी में क्या किया जाता है? इट रेफर्स टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशन। ये कंडक्ट की जाती है जो कितने मोशन जो हैं किसी भी काम को करने के लिए वर्कर्स और मशीन जो है वो उनके मोशंस जो है वो स्टडी किए जाते हैं, उनके मूवमेंट जो है वो स्टडी किए जाते हैं। मूवी कैमरा इज यूज्ड टू कंडक्ट दिस स्टडी। मूवी कैमरा जो है वो इस स्टडी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी क्या होता है? इट रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड्स टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। टाइम स्टडी में क्या देखा जाता है? ये क्या करता है? इट रेफर्स टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिटरमाइन करना होता है रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक एक्टिविटी, पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो है वो रिक्वायर्ड, उसकी जरूरत होती है, उसको डिटरमाइन किया जाता है। अब स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाएगा? स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेम वर्क। जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैसे डिटरमाइन करना है? कैसे डिटरमाइन किया जाता है? स्टैंडर्ड टाइम इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय सेवरल एक्सपीरियंसेस ऑफ सेम वर्क। ठीक है, मतलब उस काम को, किसी भी काम को जैसे करने के लिए उसके बहुत सारे एक्सपीरियंस जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, लिए जाएंगे, फिर जो है वो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम स्टडी। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। अब फैटिग स्टडी क्या होता है? फैटिग स्टडी होता है, जैसे फैटिग का मतलब होता है थकान, ठीक है। जितने भी वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं वो थकते भी हैं, उनको रेस्ट की भी जरूरत होती है। तो अगर वो उनको रेस्ट नहीं दी जाएगी और वो कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो वो क्या होंगे? वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे। तो जो टेलर है वो बोलता है कि जो फैटिग स्टडी होनी चाहिए, पहले उनको रेस्ट इंटरवल दिए जाने चाहिए। एक पर्टिकुलर काम जब परफॉर्म किया जा रहा है तो उनको बीच में रेस्ट भी दी जानी चाहिए। तो इट रेफर्स टू डिटरमाइन द ड्यूरेशन and frequency of rest interval to complete a particular
जॉब। फैटिग स्टडी क्या बोलते हैं, इसमें क्या देखा जाता है, इसमें ये देखा जाता है कि जो वर्कर्स हैं उनको रेस्ट इंटरवल, एक पर्टिकुलर जॉब या वर्क जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको बीच बीच में क्या दिया जाना चाहिए, रेस्ट इंटरवल दिए जाने चाहिए ताकि वो रिफ्रेश हो सके, ठीक है, और पूरे एफिशिएंसी से और इफेक्टिवली जो है वो अपने वर्क को परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम। अब ये डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम, इसके अकॉर्डिंग जो एफडब्ल्यू टेलर है वो बताता है कि जो वेजेस पे करी जा रही है वर्कर्स को डिफरेंट होनी चाहिए। डिफरेंट का मतलब है कि अलग अलग होनी चाहिए। जो वर्कर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको जो वेजेस है वो ज्यादा होनी चाहिए उनकी वेजेस, और जो वर्कर्स जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जैसे स्टैंडर्ड टाइम पे कंप्लीट नहीं कर रहे हैं काम और मतलब अच्छे से तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो है वो, उनकी जो वेजेस है वो कम होनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो मोटिवेट होंगे, ठीक है। सेम वर्कर्स जो हैं उनको सेम मतलब सैलरी दी जाती है, बट कुछ वर्कर्स जो हैं वो जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं टाइम के, उसके अंदर जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो उनको सैलरी जो है वो कम दे, उनको वेजेस जो है वो कम देने, और जो वर्कर्स जो है वो सही टाइम पे काम, स्टैंडर्ड टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं काम, तो उनको जो है वो सैलरी ज्यादा होनी चाहिए। इससे क्या होगा, जो नहीं कर रहे हैं काम, ठीक है, जो वर्कर्स जो है वो स्टैंडर्ड टाइम पे अपना काम नहीं कर रहे हैं पूरा, तो वो भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। तो जो ये एफडब्ल्यू टेलर है वो बताता है कि डिफरेंशियल, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम होना चाहिए कि अलग अलग वेजेस जो है वो दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा, जो वर्कर्स होंगे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, वो भी अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करना चाहेंगे। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन। अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, मेंटल रेवोल्यूशन मतलब माइंड सेट करना, ठीक है, माइंड चेंज कर देना, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए क्या होगा, माइंड सेट करना बहुत जरूरी होता है। ये माइंड सेट जो है एम्प्लॉयर वर्कर्स इनके बीच जो है वो कोऑपरेशन की जो फीलिंग है वो लेके आता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन की तो हमेशा जरूरत होती ही है। तो मेंटल रेवोल्यूशन क्या होता है, अ रेवोल्यूशन इन माइंड सेट ऑफ बोथ द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स is required because it will promote feeling of cooperation, ठीक है। माइंडसेट जो है बहुत जरूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसके बीच, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच, क्योंकि ये क्या करता है, प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड विल बेनिफिशियल टू बोथ द पार्टीज। बोथ पार्टीज कौन सी है, दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, किसके लिए, एम्प्लॉयर्स के लिए और वर्कर्स के लिए। तो मेंटल रेवोल्यूशन भी एक टेक्निक दी गई है एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा कि जो उनका माइंड सेट होना चाहिए एम्प्लॉयर और वर्कर्स का। इस तरह से जो है वो 9 टेक्निक्स जो है वो टेलर ने दी है। तो माइंड सेट से क्या होगा, कोऑपरेशन आएगा, और कोऑपरेशन जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। थैंक यू।